भारत और पाकिस्तान एक ऐसा देश है, दो ऐसे देश हैं जिनके बीच जो द्वंद्व है, विवाद है, वो अभी भी चल रहे हैं। भले आज भारत बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, पर आज भी हम देखते हैं कि उसके चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग में सबसे बड़ा जो रोल है, वो पाकिस्तान का भी है। आखिर वो कैसे है, किस तरीके से है, इसको हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग पूछेंगे और जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। मैं सुषमा चौबे, आपकी पॉलिटिकल साइंस की मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। क्या है पहला सवाल हमारा? आइए बच्चों देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट? ठीक है, विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी, सही है। पंजाब और बंगाल वर टू प्रोविजन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी देखिए। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान आर नॉट कंटिग्यूअस, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सटे हुए नहीं थे। विभाजन की योजना में सीमा पार जनसंख्या स्थानांतरण की योजना भी शामिल थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, अगर देखा जाए तो? ठीक है बच्चों, देखा जाए तो देर इज डी, द आंसर विल बी डी। क्योंकि अगर आप देखोगे बाकी के ऑप्शन एक बार अगर हम देखें, तो अगर उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें बताया गया है कि भाई, अरे भैया आप रुक जाइए, कि- किस तरीके से बताया है कि हमारा विभाजन किस तरीके से हुआ, क्या चीजें हुई। ठीक है, तो एक पहली चीज तो ये है टू नेशन थ्योरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टू नेशन, तीन चार चीजें सीखने लायक है कि टू नेशन थ्योरी के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये चीज आप यहाँ से सीख जाइए और नोट्स मेकिंग आप लोग करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, भारत और पंजाब और बंगाल के दो प्रांत क्या थे, वो दोनों किस चीज पे विभाजित थे भाई? धर्म के आधार पे थे। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान एक दूसरे से सटे हुए बिल्कुल नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान आप जानते हैं किस किस साइड पे है आपका, जहाँ पंजाब है, पंजाब के जस्ट बगल में है। और पश्चिमी पाकिस्तान कहाँ पे है? बंगाल के जस्ट बगल में है। ठीक है, एंड देन लास्ट क्या है, स्थानांतरण की योजना नहीं थी। क्या कहा गया था भाई, कि हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए कि हम जो भी आपका क्या कहते हैं विभाजन हो रहा है, उसमें क्या हो कि जो लोग हिंदू मुस्लिम जहाँ रह रहे हैं वो लोग यहाँ वहां रह सकते हैं। जनसंख्या को यहाँ से, मतलब कि अगर मान लीजिए ये भारत है और ये पाकिस्तान है, तो किसी को यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, किसी को यहाँ से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। पर इतना द्वंद्व फैल चुका था, इतनी ज्यादा, आप देख सकते हो धर्म के नाम पे एक लड़ाई चल रही थी, पूरी तरीके से एक फाइट चल रहा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि लोग यहाँ से वहां करने लगते हैं। और धर्म के नाम पे तुम हिंदू की महिला हो, तुम मुस्लिम की महिला हो, तो इस सभी चीजों को देखते हुए कितनी सारी महिलाओं का क्या किया गया, उनको छुपा के रखा गया, उनकी चोरी हुई, और कितने सारे बच्चों को चुराया गया। ठीक है, और ये सभी चीजें हुई क्योंकि सबसे डिफिकल्ट क्या है, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पर स्त्रियों का इस्तेमाल होता है, उनका शोषण होता है, या बच्चों का शोषण होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो यही यही इसीलिए द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, जो है ये क्या है, ये गलत आंसर है। ठीक है, ये, चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, मैच द प्रिंसिपल विद द इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंट के थ्रू आपको बताना है। मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजन ग्राउंड, ये देखिएगा, मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपका रिलीजियस ग्राउंड, यहाँ पे आपका डिफरेंट लैंग्वेज। डी मार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री ऑफ जियोग्राफिकल जोन्स पूछ रहा है आपसे। demarcating boundaries within a country of administration and political ground। ठीक है, तो ये इसका हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं।
तो मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड किसका हुआ है भाई? आप देख सकते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ है। कब हुआ था भाई? 1947 में हुआ। ठीक है। मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, तो उसका क्या हुआ है? हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का। डीमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री बाय ज्योग्राफिकल जोन्स, तो किसका हुआ है भाई? कब? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का हुआ है। विद इन ए कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल ग्राउंड्स, किसका हुआ है भाई? वो हुआ है आपका झारखंड एंड छत्तीसगढ़, दो राज्य बने थे, आप लोग को ध्यान होगा वो चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक ए करेंट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शोइंग आउटलाइंस ऑफ स्टेट, मार्क द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट, को मार्क करना है। ठीक है। तो जूनागढ़ अगर हम देखेंगे तो जूनागढ़ कहाँ पे आपका आता है? जूनागढ़ आता है गुजरात में। ठीक है, इसी को लेके ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। मैसूर आप जानते ही हैं, ग्वालियर भी आप जानते ही हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ए, जैसा कि मैंने आपको कहा, कहाँ पे है? जूनागढ़। ठीक है। आपका बी, मणिपुर यहाँ पे है। ठीक है। पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, सभी लोग अपने पास यहाँ पे ध्यान भी दीजिए। जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो सभी लोग मैप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है। फिर मैसूर देख लीजिए, वो कहाँ पे है? ग्वालियर। ठीक है। ये देख लीजिए कहाँ पे है, तो इट विल हेल्प यू। ग्वालियर कहाँ पे भाई? एमपी में है। ये ध्यान रखो। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मर्जर विद द इंडियन स्टेट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट। भारतीय राज्य के साथ विलय रियासतों के लोगों के लिए लोकतंत्र का विस्तार था। ठीक है। इन विपरीत क्या कहते हैं? मुझे पूरा यकीन नहीं है, बल प्रयोग किया गया था। लोकतंत्र आम सहमति बनाने से आता है। रियासतों के विलय और इन इलाकों में लोगों की प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर आपकी अपनी राय क्या है? कि आपको अपनी राय प्रस्तुत करनी है, क्या बताना है कि क्या वो सही में लोकतंत्र के माध्यम से, जिसमें कि लोगों की सहमति, आम सहमति जो रहती है वो मायने रखती है सबसे पहले, या फोर्स के थ्रू क्या किया गया था कि उनको लोकतंत्र में शामिल किया था। ठीक है। तो एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड मर्जर विद द इंडियन यूनियन was to expand democracy all over the country because princely state never enjoyed their political rights. Indian government, central government used force to extend democracy to some extent as this was mandatory to have uniform base in the country. क्या हुआ कि देशी रियासतें जो थी उन सभी को विलय करने के लिए, क्या, एक तो वहां पे कोई भी राजनीतिक अधिकारों का आनंद नहीं मिलता। अगर आप रियासतों में रह रहे हैं तो भाई साफ बात है, वहां पे रियासतों में क्या होता है? रियासतों में आपका होता है राजतंत्र। ठीक है। राजतंत्र होता है। ठीक है। जिसमें कि हम देखते हैं राजा राजा रहते हैं। वहां पे कोई भी जो सिटीजन्स हैं उनका भी कुछ राइट वाइट नहीं रहता, राजा जो कहता है वो होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को कुछ हद तक बढ़ाने के लिए क्या किया था? उन्होंने कुछ हद तक बल प्रयोग किया, क्योंकि देश में एक समान अधिकार होना क्या होता है? अनिवार्य रहता है। ये सभी के लिए एक प्रिंसिपल जो हम लोग लेके चल रहे थे कि भाई एक अधिकार होना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड द फॉलोइंग वेरी डिफरेंट स्टेटमेंट मेड इन अगस्त 1947। ठीक है। आज आपने अपने सिर पर कांटों का ताज पहना है। सत्ता की कुर्सी एक बुरी चीज है, आपको उस कुर्सी पे हमेशा जागते रहना होगा। आपको विनम्र और सहनशील होना होगा। अब आपकी परीक्षा का कोई अंत नहीं होगा। ये एम के गांधी का कथन है। भारत स्वतंत्रता के जीवन के लिए जागेगा। हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम आज दुर्भाग्य के दौर को समाप्त कर रहे हैं और भारत फिर से खुद को खोज रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं वह एक कदम है, अवसर का द्वार है। ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। इन दोनों वक्तव्यों से राष्ट्र निर्माण का एजेंडा निकलता है, उसे स्पष्ट कीजिए। इनमें से कौन सा वक्तव्य आपको अधिक पसंद आया और क्यों? ठीक है। Like there are two statements given. One is given by M.K. Gandhi, one is given by Jawaharlal Nehru. You have to
answer what is the main perspective of this. ठीक है, and if there is a perspective of national building, why, and then what, in both statement, which one you feel more close to. Okay, so let's start with this. So आंसर क्या आप लिखेंगे? बोथ द स्टेटमेंट्स फोकस ऑन द एजेंडाज ऑफ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, sovereignty, संप्रभुता, freedom. It focus on the path which will show the way to the real expansion and prosperity of our country. The first statement makes more appeal to me than the second one because it calls upon the countrymen to remain awake, alert, and conscious as it is not the end of our struggle. This time to build the nation initiative now. ठीक है, इस तरीके से हमें अपने जो कार्य है वो सभी करने रहेंगे। यानी कि जो मेनली इन्होंने क्या कहा है जब हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि गांधी का पर्सपेक्टिव क्या है, गांधी का हमेशा एक पर्सपेक्टिव क्या रहा है, लाइक हमें हमेशा क्या करना है, अपना कार्य करना है, कार्यरत रहना है, बैठना नहीं है। क्योंकि अगर जहां पे आप बैठ जाते वहां पे आपका क्या होगा, पूरे तरीके से जितना भी सिस्टम है वो फेल होने लगे। आपको निरंतर उन सभी चीजों के लिए कार्य करना रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं कर रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होंगी, इसके अनुकूल आएंगे। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द रीजन बीइंग यूज्ड बाय नेहरू फॉर कीपिंग इंडिया सेकुलर? कौन से भाई, डू यू थिंक these reasons were only ethical and sentimental or were the some prudential reason as well? ठीक है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए नेहरू द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि ये कारण केवल नैतिक और भावनात्मक थे या कुछ विवेकपूर्ण भी थे? यानी कुछ कुछ में उनका रीजन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के कारण इस प्रकार थे। ठीक है, विभाजन के दौरान सभी मुस्लिम मुसलमानों ने भारत नहीं छोड़ा। कुछ मुसलमान अल्पसंख्यक रूप से भारत में ही रह गए थे और जवाहरलाल नेहरू उनके साथ बहुत ही परिष्कृत और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना चाहते थे। उन्होंने भारत के नागरिक के रूप में मुसलमानों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन किया। नहीं, वे ये कारण न केवल नैतिक और भावनात्मक थे बल्कि वे क्या थे, विवेकपूर्ण कारण भी थे इस सभी चीजों के लिए। ठीक है, भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति ने समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों और सिद्धांतों को संजोया। धर्मनिरपेक्षता किसी एक धर्म को किसी दूसरे धर्म को मानने वाले को बड़ा या नीचा बनाने से नहीं रोकती, इसलिए यह धर्म धार्मिक संघ की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान मानता है। सो देयर द फोकस इज दैट हमारा जो धर्मनिरपेक्षता हम तब बनाए रख सकते हैं, बहुत इजीली बनाए रख सकते हैं। क्यों? जब हमारे अंदर फ्यूचर क्या रहेगा, जब हमारे अंदर लिबर्टी का फीचर रहेगा, जब हमारे अंदर इक्वालिटी, जब हम जिसको फॉलो करेंगे, इक्वालिटी को फॉलो करेंगे, जब हम आपका फ्रेटर्निटी को फॉलो करेंगे, देन वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिलीजन टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वॉर। ठीक है, सबका अपना धर्म है, वो अपने हिसाब से काम करे बिना किसी धार्मिक संघ की परवाह किए। हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो मेजोरिटी है और जो माइनॉरिटी है, हमें उन दोनों का ख्याल रखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है बच्चों, bring out two major differences between the challenger of national building for eastern and western region of the country at the time of independence। स्वतंत्रता के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बीच दो प्रमुख अंतर क्या बताइए। ठीक है, तो क्या भाई, जो पूर्वी क्षेत्र है और जो पश्चिमी क्षेत्र है भाई, उनके लिए क्या है? तो देखिए, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच दो प्रमुख अंतर है। ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल प्रांत थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि नए देश पाकिस्तान में दो क्षेत्र यानी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान शामिल होंगे। दूसरे, सीमा के दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी अल्पसंख्यकों की समस्या थी। पाकिस्तान के इलाकों में लाखों हिंदू और सिख और पंजाब और बंगाल के भारतीय हिस्से में रहने वाले मुसलमानों ने खुद को फंसा हुआ पाया और उनके पास अपने घर छोड़ने के अलावा
और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, टू मेजर प्रॉब्लम्स जो ये थी, ठीक है, जिसको कि हम लोग, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान बना। और उसकी वजह से क्या हुआ कि कई बार जो पंजाबी हिंदू थे, सिख थे, उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा, क्योंकि वहां पे मुस्लिमों का बोलबाला था, बंगाल में भी बोलबाला था। सो दे आर लिटिल बिट स्कैर्ड ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, then what are the tasks of state reorganization commission? What was its most silent recommendation? ठीक है, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की जो कोशिश हुई, उसका एक मेन मुद्दा यह था कि भाई हम लोग राज्यों को एकीकृत करें। आखिर किस आधार पे किया जाए? अगर राज्य हम बना भी रहे हैं तो आखिर आधार क्या हो? तो वो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको कि आगे चल के इसको सही किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, एक मिनट आप लोग, तो क्या है? तो बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन क्या कारण था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के मामले को देखने के लिए की गई थी। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इस आयोग ने विकसित किया कि भाषाई विविधता को समायोजित करने के लिए राज्यों की सीमाओं को विभिन्न भाषाओं की सीमाओं की प्रतिबिंबित करना चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। इसकी सबसे प्रमुख सिफारिश थी भाषाई राज्यों का गठन, यानी कि राष्ट्र के लिए एक समान आधार तैयार करने के लिए राज्यों को उनकी भाषाओं के समायोजन के आधार पर क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया। मतलब जितना भी स्टेट बना, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी स्टेट्स थे। ठीक है, तो उनको फिर से बनाने के लिए क्या गया, तीन चार चीजें क्या की गई। पहली चीज तो भाषाई विविधता को एक साथ लाना था। ठीक है, तो इस हिसाब से भाषा के आधार पर उनकी सीमा बनाई गई। दूसरा, जब पुनर्गठन आयोग का जो अधिनियम पारित किया गया, तो इसमें टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और इसी के थ्रू ये मेनली किस पे थे? लिंग्विस्टिक बेस जो था उसको यहाँ पे अपनाया गया। ठीक है बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेड दैट द नेशन इज टू लार्ज एक्सटेंट एंड इमेजिन कम्युनिटी हेल्थ टुगेदर बाय कॉमन बिलीफ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशन एंड इमेजिनेशंस आइडेंटिफाई द फीचर दैट मेक इंडिया ए नेशन। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्र काफी हद तक एक कल्पित समुदाय है, जो सामान्य मान्यताओं, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षाओं और कल्पनाओं द्वारा एक साथ जुड़ा हुआ है। उन विशेषताओं की पहचान करें जो भारत को एक राष्ट्र बनाती है। भाई कौन कौन सी हैं? चलिए देखा जाता है। तो भारत ने राष्ट्र निर्माण के समय तीन चुनौतियों के सभी चरणों में खुद को साबित किया। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग अलग अलग भाषाएं और संस्कृति बोलते हैं, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का पालन करते हैं, जिसे समान आस्था और विश्वास के साथ विविधता में एकता के रूप में पहचाना जाता है। तो यू कैन पॉइंट दिस थिंग, ठीक है, कि विविधता में एकता जो चीज मानी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक उद्देश्य सरकार के संसदीय स्वरूप पर आधारित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, जो लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। कि भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से क्या होगा कि एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी भी अपने आप को आगे बढ़ाएगी। सामाजिक रूप से वंचित समूहों और धर्मों के साथ साथ सांस्कृतिक समुदायों को समानता और विशेष सुरक्षा के सिद्धांत पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी भारत की कल्पना है। सो थ्रू दैट द नेशन बिल्डिंग विल बी स्टैब्लिश। ठीक है, अगर हम देखें कि हम सिर्फ एक किसी रिलीजन का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सभी रिलीजन्स का, अगर दुर्गा पूजा आ रही है, मुहर्रम आ रहा है, तो हम दोनों जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। अगर गणेश उत्सव आ रहा है, ईद आ रही है, तो हम दोनों जगह क्या कहते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के मेले में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, तो हम वहां पे भी करेंगे। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जिसको कि हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
Read the following passage and answer the questions below. In the history of nation building, only the Soviet experiment bears comparison with the idiom. There too, a sense of unity had to be forged between many diverse ethnic groups, religion, linguistic communities, and social class. The scale, geographic as well as demographic, was comparably massive. The raw material the state has to work with was equally unproportionate. People divided by faith and driven by disease. रामचंद्र गुहा का ये स्टेटमेंट है कि राष्ट्र निर्माण के इतिहास में केवल सोवियत प्रयोग की तुलना भारतीय प्रयोग से की जाती है। वहां भी कई विभिन्न जातियां हैं, धार्मिक भाषाई समूह और के बीच एकता की भावना पैदा करनी पड़ी। सामाजिक वर्ग पैमाने भौगोलिक के साथ ही जनसांख्यिक तुलनात्मक से रूप से बहुत बड़े थे। राज्य को जिस कच्चे माल के साथ काम करना था वो समान रूप से अनुचित था। लोग आस्था से विभाजित थे और रण और बीमारी से प्रेरित थे। ठीक है। अब ये आपका जो स्टेटमेंट है वो किसका है भाई? रामचंद्र गुहा जी का है। ठीक है। उन समानताओं की सूची बनाएं जिनका लेखक ने भारत और सोवियत के बीच में उल्लेख किया। इनमें से प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण लें। लेखक दोनों प्रयोगों के बीच असमानताओं के बारे में बात नहीं करता। क्या आप दो असमानताओं का उल्लेख कर सकते हैं? पीछे मुड़कर देखें तो दोनों प्रयोगों में से किसने बेहतर काम किया है और क्यों? ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। भारत और सोवियत संघ के बीच समानताएं क्या हैं? दोनों देशों ने भाषाई आधार पर राष्ट्र को आकार दिया। कल्याणकारी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी आर्थिक और तकनीकी विकास हुआ। दोनों देशों में भौगोलिक सीमा और जनसंख्या की ताकत के आधार पर भी राज्यों का विभाजन किया गया। ठीक है। असमानताएं क्या है कि सोवियत संघ विघटित हो गया। 15 स्वतंत्र गणराज्यों देशों में विभाजित हो गया। भारत ने राज्यों और लोगों की विविध प्रकृति के बीच भी बिना किसी विभाजन के अपनी एकता और अखंडता बनाए रखी। अगला अगर देखें कि भारतीय प्रयोग ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित किए बिना भाषाई संस्कृति बहुलता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर काम किया। हालांकि भारत ने देश को एकजुट करने के लिए कुछ राजनयिक उपाय किए हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अब देखो यहाँ पे एक बहुत रामचंद्र गुहा क्या कहना चाहते हैं। रामचंद्र गुहा कहने का प्रयास ये करते हैं कि भाई हमारा जो डिफरेंसेस है, जैसे कि भारत और सोवियत संघ भी तो एक ही तरीके से कार्य किया। ठीक है। पर हुआ क्या कि भाई क्या हमारा जो मॉडल है वो उसी के थ्रू चल रहा है कि नहीं? सो इसके लिए आपका एक जो, इसलिए मैंने कहा ना, आपका जो इंडियन कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको भी आपको पढ़ना है। किस तरीके से इंडिया एंड सोवियत रूस के जो संबंध आगे चल के बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में भी जो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, उसको भी हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग का सीबीएसई के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके कुछ एक्सप्लेनेशन, सवाल कैसे आते हैं उसका एक छोटा सा ग्लिम्पिश था आप लोग के पास। और आगे कोई भी परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़िए अच्छे से क्योंकि बोर्ड्स बहुत ही नजदीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक बेहतरीन से बेहतरीन चीजें जो है वो पहुंचा पाऊँ।